नमस्कार। एजुकेशन 360 डिग्री में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आइए अब हम चर्चा कर लेते हैं वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभावों की। आर्थिक प्रभाव वैश्वीकरण के क्या क्या हैं? देखिए, आर्थिक वैश्वीकरण और की जब हम बात करते हैं, आर्थिक वैश्वीकरण की बात अगर करते हैं, तो इससे हमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन के द्वारा जो आर्थिक नीतियां हैं उनके निर्धारण में जो भूमिका निभाई जाती है इन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा, वो हमारे दिमाग में घूमने लगती है। लेकिन यदि हम ये मान लें कि सिर्फ ये जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हैं, इनके द्वारा ही वैश्वीकरण के लिए सारी चीज़ें कंट्रोल हो रहे हैं, सारे नियम कायदे कानून बनाए जा रहे हैं, तो ये बात ठीक नहीं है। देखिए, आर्थिक वैश्वीकरण की जैसे ही बात आती है हमारे दिमाग में, तो हमारे दिमाग में सीधे सीधे ये बात आती है कि आईएमएफ जो है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, या विश्व व्यापार संगठन है, ये इन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा और विश्व भर में आर्थिक जो नीतियाँ निर्धारण हो रही हैं उनमें इनकी भूमिका निभाई जाती है। ये एक बहुत सही बात है कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, ये जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हैं, ये कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरे विश्व में आर्थिक नीतियों के निर्धारण में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, जो कि वैश्वीकरण के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वैश्वीकरण के एक प्रभाव के रूप में, आर्थिक प्रभाव के रूप में हमारे सामने आती है। हालांकि वैश्वीकरण के इतने संकीर्ण नज़रिए से देखना, इतने छोटे नज़रिए से देखना ज़रूरी नहीं है। ये इससे कहीं ज़्यादा आगे निकल कर है। क्यों? क्योंकि हम अमूमन जिस प्रक्रिया को आर्थिक वैश्वीकरण कहते हैं, उस आर्थिक वैश्वीकरण के अंतर्गत आर्थिक जो प्रवाह होता है, वो प्रवाह बहुत तेज़ी से दुनिया के विभिन्न देशों के बीच में एक जगह से दूसरी जगह पर होता है। और ये आर्थिक जो प्रवाह है वो स्वेच्छा से भी होता है, या जो शक्तिशाली देश हैं या अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं उनके द्वारा कई बार ये ज़बरदस्ती भी लादा जाता है। मान लेते हैं कोई ऐसा नियम है, ऐसा कायदा कानून है जिसको सभी जो राज्य हैं, विश्व के सभी जो सरकारें हैं उनके लिए मानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मान लेते हैं कोई ऐसा अंतर्राष्ट्रीय राज्य है जो किसी विश्व व्यापार संगठन के द्वारा या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य होते हुए कोई नियम मानने को तैयार ना हो, तो क्योंकि वो पहले से उस समुदाय का सदस्य है तो उसे वो चीज़ें माननी होंगी। तो यहाँ आर्थिक जो प्रवाह है कई बार स्वेच्छा से माना जाता है, नहीं तो कई बार शक्तिशाली जो देश हैं उनके द्वारा या संस्थाओं के द्वारा ज़बरदस्ती लादा जाता है। अब यहाँ शक्तिशाली देशों का कैसे रोल है? मान लेते हैं भारत और अमेरिका, इन दोनों के बीच में किसी प्रकार की कोई व्यापारिक डील होती है, तो ऐसी व्यापारिक डील में जब भारत को ऐसा लगता है कि मान लेते हैं हमें अभी जो वर्तमान समय में डील हो रही है इसमें कोई फ़ायदा ना हो, लेकिन थोड़ा सा ही फ़ायदा हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे तो कहीं ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि यदि अमेरिका हमसे और व्यापारिक डील करता है, व्यापार संबंधी इस प्रकार का कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो हमारे लिए कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद होगा। तो यहाँ आर्थिक जो प्रवाह हो रहा है, रुपए पैसे का लेन देन जो हो रहा है, व्यापार से संबंधित जो नीतियाँ बन रही हैं, वो कई बार देश स्वेच्छा से स्वीकार करते हैं या शक्तिशाली देशों या संस्थाओं के द्वारा प्रभाव में आकर ज़बरदस्ती उन्हें मन मारकर भी उन सारे नियमों को, कायदे कानूनों को मानना पड़ता है। अब इस प्रकार का जो प्रभाव हो रहा है, एक देश से दूसरे देश में आर्थिक जो प्रभाव हो रहा है, वो जब ताकतवर देश जबरन हमारे ऊपर या किसी देश के ऊपर लादते हैं किसी चीज़ को, तो यहाँ कहीं ना कहीं देश में ये मानना पड़ता है कि वैश्वीकरण की वजह से आर्थिक रूप से देश पुनः औपनिवेशीकरण, उनका दोबारा से उपनिवेश बनाने की जो प्रक्रिया है, पुनः औपनिवेशीकरण की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को धीरे धीरे कर तेज़ किया जा रहा है। तो हालांकि ऐसा नहीं है, लेकिन कई जगह मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि वैश्वीकरण के जितने भी प्रभाव हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। पहला प्रभाव है पॉजिटिव, दूसरा प्रभाव है नेगेटिव। तो पॉजिटिव प्रभावों में ये है कि हालांकि देखिए, जो आयात है उसका प्रतिबंध पहले से कम हो गया है, पूंजी की आवाजाही में वृद्धि हो गई, लेकिन जो नेगेटिव इम्पैक्ट हैं वहीं कम गरीब जो लोग हैं, ऐसे लोग जो जिनके पास बहुत ज़्यादा धन नहीं है, छोटे छोटे बिजनेस करने वाले लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं वैश्वीकरण के नेगेटिव इम्पैक्ट देखने में नज़र आ रहे हैं। अब देखिए कैसे नज़र आ रहे हैं। यहाँ थर्ड पॉइंट में ये कह रहा है कि आयात पर प्रतिबंध कम हो रहे हैं, पूंजी की जो आवाजाही है उसमें वृद्धि हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो माल बन रहा है, एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं भारत के अंदर कोई
पेन बन रहा है जिस पेन का इस्तेमाल भारत के छात्र करते हैं। लेकिन यदि कोई पेन जर्मन टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, वेस्टर्न कंट्री की किसी टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, या किसी और देश ने बहुत अच्छी तकनीक का इस्तेमाल करके उस पेन को बनाया, तो भारतीय छात्र भी ये चाहेंगे ना कि 10-15 रुपए के अंदर थोड़ा सा पैसा और मिलाकर यदि अच्छी तकनीक से चलने वाला पेन, अच्छी राइटिंग देने वाला पेन, अच्छा सुंदर लेख लिखने वाला पेन यदि वो इस्तेमाल करें, तो कहीं ना कहीं ये उनका जो स्टेप है ये भारत के उन लोगों के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट लेकर आएगा जो भारत के अंदर पेन का व्यापार कर रहे हैं, पेन का निर्माण कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका पेन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अन्य देशों से अच्छी तकनीक से बना हुआ सामान है, उस सामान से कहीं भी compete नहीं कर पाता है। एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे यहाँ पहले जो जूते बनते थे, पहले मोची जो है वो हाथ से जूते बनाया करते थे, जो जूते बनाने वाले कारीगर हुआ करते थे वो हाथ से जूते बनाया करते थे। लेकिन यदि हम वैश्वीकरण के प्रभावों की बात करें तो अब हम ये पाते हैं कि जूते जो हैं वो मशीनों से बनकर तैयार होते हैं, और जब मशीन से जूते बनेंगे, दूसरी तरफ हाथ से जूते बनेंगे, तो देखने में सुंदर, जाहिर सी बात है, मशीन से बना हुआ जूता जो है वो ज़्यादा सुंदर लगेगा, देखने में ज़्यादा अच्छा लगेगा, और वो बेहतरीन क्वालिटी का होगा। तो लोग अच्छी क्वालिटी का, देखने में सुंदर, और प्राइस भी जिसका चाहे थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूर हो, लेकिन जो देखने में चीज़ सुंदर होगी, लोग उस सामान को खरीदना ज़्यादा पसंद करेंगे। तो ऐसी पोजीशन में जो हमारे भारतीय लोग थे, जो जूता बनाने वाले कारीगर हैं, वो लोग कहीं ना कहीं अपने व्यापार में पिछड़ जाएंगे। उनके पास वैश्वीकरण का जो आर्थिक प्रभाव पड़ेगा वो नकारात्मक नज़र ज़्यादा आएगा, क्योंकि उनका रोजगार छिन जाएगा। इसके अलावा देखें, हम ये मानते हैं कि जो लोगों की आवाजाही बढ़ रही है उसमें जो वीज़ा की नीति है, वेस्टर्न जो कंट्रियां हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस हैं अपने नागरिकों के रोज़गार को लेकर, अपने देश में लोगों के अधिकारों को लेकर। लोगों की आवाजाही में वृद्धि ज़रूर हो रही है वैश्वीकरण के कारण, लेकिन जो पश्चिमी देश हैं, जो विकसित देश हैं, उन्होंने अपनी जो नीति बनाई हुई है वो कैसी बनाई हुई है कि वीज़ा नीति के अंतर्गत राष्ट्र की जो सीमाएँ हैं उनको ऐसा स्टॉप किया हुआ है कि बाहर के लोग कहीं अंदर ना आकर, उनके देश के अंदर ना आकर व्यापार ना कर लें या उनके लोगों का रोज़गार ना छीन लें। तो इसलिए उन्होंने अपनी जो वीज़ा नीति है वो कम वीज़ा नीति को अपनाया हुआ है, और विकसित जो देश हैं उन्होंने इस कम वीज़ा नीति के माध्यम से अपने देश में रहने वाले लोगों के अधिकारों को, साथ ही साथ अपने लोगों के रोज़गारों को बनाने का पूरा प्रयास किया है। इसके अलावा देखिए, आर्थिक वैश्वीकरण से एक वर्ग को लाभ हो रहा है और दूसरे वर्ग को लाभ नहीं हो रहा है, हानि हो रही है। ऐसा कैसे हो रहा है? देखिए, मान लेते हैं, आपको पहले एक उदाहरण देता हूँ, फिर इस पर धीरे धीरे कर चर्चा शुरू करेंगे। मान लेते हैं एक कोई व्यक्ति है जो रेहड़ी पर सब्जियां बेचने का काम कर रहा है, और दूसरी तरफ कोई ऐसा मॉल है जहां सारी सब्जियां बहुत आसानी से उपलब्ध हैं, बहुत सही तरीके से रखी गई हैं, और एक ही जगह पर सारी सब्जियां उपलब्ध हैं। तो ऐसी पोजीशन में हम लोगों की टेंडेंसी भी क्या है, हम लोग बाहर रेहड़ी पटरी पर लगाने वाले लोगों से सब्जियां कम खरीदते हैं, क्योंकि कई बार देखने में आता है कि एक ही जगह पर बहुत सारी सब्जियां उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। एक रेहड़ी वाले के लिए ये संभव नहीं हो पाता है कि लगभग सभी प्रकार की सब्जियां वो रखें। साथ ही साथ देखने में ये लगता है कि कुछ लोगों को ऐसा फीलिंग आती है कि शायद रेहड़ी पटरी पर जो खुली सब्जियां बिक रही हैं वो पॉल्यूशन से, धूल मट्टी से ज़्यादा प्रभावित हो रही हैं और वो हाइजीनिक नहीं है। तो ऐसी पोजीशन में हम लोग प्रेफर क्या करते हैं? हम लोग प्रेफर ये करते हैं कि मॉल जाएंगे, साथ में सारी चीज़ें खरीद लेंगे, एक ही जगह पर, एक ही मॉल के अंदर बहुत हाइजीनिक तरीके से रखी हुई सारी चीज़ें हैं, और हम एक ही जगह पर सारी चीज़ें बहुत आसानी से खरीद कर ले आते हैं। तो ऐसी पोजीशन में देखिए, एक वर्ग जो बहुत बड़ा व्यापारी है, मॉल के अंदर जिसने दुकान ली है वो एक बहुत बड़ा व्यापारी है, उसके पास लाखों करोड़ों रुपए का हिसाब है, तो वो व्यापारी तो कहीं ना कहीं अपने ग्राहक अपने पास ले लेता है, खींच लेता है, जिसकी वजह से वो लाभ कमा लेता है। लेकिन उसका नेगेटिव इम्पैक्ट जो पड़ा, उसके ग्राहक कहाँ थे? पहले उसके ग्राहक रेडी पटरी वाले से सब्जियां खरीद रहे थे, लेकिन अब वो रेडी पटरी वाला सब्जियां नहीं बेच पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके सारे ग्राहक तो मॉल में जा रहे हैं। तो ऐसी पोजीशन में हम ये मान के चलते हैं, आर्थिक जो वैश्वीकरण है उसकी वजह से जो लाभ है वो एक वर्ग को, अमीर वर्ग को तो हो रहा है, लेकिन अन्य जो गरीब वर्ग है, कम पैसे वाला जो वर्ग है, उनको आर्थिक लाभ
नहीं हो पा रहा है उनको, बल्कि हानि ही हो रही है। तो ऐसी पोजीशन के अंदर हम ये मान रहे हैं कि ये जो लाभ की पोजीशन है, लाभ की पोजीशन सिर्फ एक वर्ग को मिल रही है। तो ऐसे में हम कुछ लोग, कुछ सामाजिक संगठन ये डिमांड कर रहे हैं कि सामाजिक सुरक्षा कवच बनाया जाए। सामाजिक सुरक्षा कवच के अंतर्गत क्या है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं उनके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए कि वैश्वीकरण से जो दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं, उनके ऊपर जो प्रभाव पड़ रहे हैं, उनके ऊपर जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहे हैं, वो कम से कम पड़ें। उनके ऊपर जो पड़ने वाले दुष्प्रभाव हैं उन्हें कैसे भी करके कम किया जाए। हालांकि देखिए, सरकारें जो शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई संबंधी जो सुविधाएं उन पर काम कर रही है, लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि सरकार इन कामों से पीछे हाथ खींच रही है। अब कल्याणकारी कार्य कम करने के प्रयास करती है और धीरे धीरे कर इनसे अपने हाथ खींच रही है। तो ऐसे में पोजीशन ये बन रही है, ऐसे में स्थिति ये बन रही है कि सरकार के जो स्वास्थ्य संबंधी कार्य थे, सरकार की जो शिक्षा संबंधी नीतियां थी, साफ सफाई का जो कार्य था, या अगर ये सरकार नहीं करेगी तो ऐसे लोग बदहाल हो जाएंगे जो सरकार पर डिपेंड थे। मान लीजिए शिक्षा का निजीकरण कर दिया जाए तो गरीब बच्चों का क्या होगा जो सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, या ऐसे पेरेंट्स के बच्चों का क्या होगा जो शिक्षा पर लाखों रुपया नहीं खर्च कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए। क्यों? क्योंकि उनके लिए तो रोज़ एक नई जंग होती है अपना घर चलाने के लिए, अपना पेट पालने के लिए, अपना परिवार का पेट पालने के लिए। तो ऐसी स्थिति में सामाजिक सुरक्षा कवच की आवश्यकता की बात संगठन कर रहे हैं, ताकि वैश्वीकरण के जो दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं वो कम से कम पड़ें और लोगों के ऊपर जो नेगेटिव इम्पैक्ट हैं वो धीरे धीरे कर कम हो जाएं। हालांकि कुछ जो अर्थशास्त्री हैं वो ये भी मानते हैं कि आर्थिक वैश्वीकरण के कारण जो पुनः उपनिवेशीकरण हो रहा है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंट्रियां हैं, जो ताकतवर देश हैं, जो विकसित देश हैं, उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने कहीं ना कहीं छोटी कंट्रियों को कर्ज देकर, अपनी तकनीक देकर, कुछ पैसा ज़्यादा देकर उन्हें कर्ज के तले लाद दिया है, जिसकी वजह से छोटी कंट्रियां बड़ी कंट्रियों के प्रभाव में आकर ही अपने सारे निर्णय लेती हैं। तो उनकी सरकारें जो स्वतंत्र रहकर निर्णय उन्हें लेना चाहिए था, उनकी सरकारों को वो स्वतंत्र रहकर निर्णय नहीं कर पाती हैं। तो ये जो आर्थिक वैश्वीकरण हो रहा है, वैश्वीकरण का जो आर्थिक प्रभाव है वो धीरे धीरे कर पुनः उपनिवेशीकरण में बनता चला जा रहा है, जहाँ बड़ी कंट्रियाँ, विकसित कंट्रियाँ जो हैं वो धीरे धीरे कर छोटी कंट्रियों को और अविकसित देशों को अपना गुलाम बनाने का कार्य शुरू कर चुकी हैं। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।